Hello students, welcome to Learn Easy classes. I hope all of you are fit and fine. I am also fine. So today we will discuss about the atoms and molecules. Atoms and molecules बहुत important topic है आपके chemistry का, क्योंकि हमारी पूरी chemistry atoms और molecules पर ही based होती है. तो ये चैप्टर आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की केमिस्ट्री आपको तभी समझ में आएगी जब आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटम क्या है. एटम हमने अपनी बायोलॉजी में पढ़ा है. सेल पढ़ी होगी आपने. सेल में हमने क्या पढ़ा था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो जस्ट लाइक दिस एटम्स आर ऑल्सो कॉल्ड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर और सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस और मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जैसे कि हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो उसे हम कहते हैं एटम. तो सबसे पहले एक कन्नड़ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि एटम को सबसे पहले उन्होंने कहा था परमाणु. उसके बाद जॉन डाल्टन ने ये बताया, कि जो ये पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर के, जिसे कि हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम एटम कहते हैं. सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस और मैटर, द नेम एटम गिवन बाय द जॉन डाल्टन. तो एटम है क्या, एटम का मतलब क्या है. एक्चुअली एटम का मतलब समझ आ जाएगा तो एटम पूरा आपको समझ में आ जाएगा. एटम का मतलब ये होता है इनडिविजिबल कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. इनडिविजिबल का मतलब ये है कि कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. उसको हम और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में नहीं तोड़ सकते. एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड द एटम. जो भी सब्सटेंसेस होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any substance or matter which cannot be divided further. Are called atom. तो अब एटम समझ आता है कि एटम क्या है. स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस या मैटर का. जो भी हमारा ऑल अराउंड हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीज़ें हैं, अदर वो लिविंग हो या वो नॉन लिविंग हो, वो सारी चीज़ें हमारी सब्सटेंस क्या है, मैटर से बनी है. और मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एटम. एटम का मतलब इनडिविजिबल. एंड द टर्म एटम, जो नाम है ये एटम, नाम किसने दिया था, जॉन डाल्टन. और सबसे पहले कन्नड़ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि एटम को परमाणु कहा था सबसे पहले, कि पदार्थ सबसे छोटे पार्टिकल से बने, जैसे कि परमाणु कहते हैं. बाद में ये नाम एटम जो नाम दिया वो जॉन डाल्टन ने दिया. तो समझ आया बच्चों की एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. जैसे अगर मैं एक दीवार की बात करूँ तो एक दीवार में एक जो ब्रिक है, ब्रिक क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन, जो वॉल की यूनिट होगी स्मॉलेस्ट यूनिट, या किसी भी हाउस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ब्रिक. तो उसी तरीके से जो किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम. सो एटम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ सब्सटेंस. आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हो, स्मॉलर यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस. बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करिएगा, कि बिकॉज अगर आपको एटम का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आगे की केमिस्ट्री भी बहुत आसान होती है. तो स्मॉलर यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड द एटम. किसी भी तरीके से आप डिफाइन करो कि इनडिविजिबल पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर और स्मॉलर यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, ये सब क्या है, एटम. ये सब हम एटम के बारे में ही बात कर रहे हैं कि हम एटम को किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. तो अब ये एटम है, सब्सटेंसेस, पार्टिकल, जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, जो भी हमारे एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, वो कोई भी सब्सटेंस पार्टिकल से बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है या स्मॉलर यूनिट एटम है. ये कैसे प्रूफ होता, ये आइडिया कैसे कंफर्म कैसे होता. तो कुछ थ्योरीज दी गई थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, विच कन्फर्म दैट द एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन.
law of chemical combination. This one is also very important. Law of chemical combination. Law of chemical combination confirmed the idea that the atom is the smallest unit of any substances or matter. किसी भी substance और matter की जो smallest unit है वो कंफर्म हो जाती है जब हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ये आइडिया था एटम का, वो थ्योरी जो हमारी थी एटम के बारे में, जो हमने प्रपोज किया कि एटम क्या है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन से इसको समझेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, and this law is given by the Lavoisier. Lavoisier ने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनके अकॉर्डिंग द मास कैन नॉट बी डिवाइडेड, यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, द मास ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट क्रिएटेड or destroy, कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है ना तो वो क्रिएट होता है और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट का मास होता है, यहाँ पर मैं मेंशन ही कर दूं बच्चे, इन ए केमिकल रिएक्शन in a chemical reaction the mass of the product is equal to the mass of reactant. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दो प्रोडक्ट्स हमारे जो रिएक्टेंट जो यूज़ होते हैं केमिकल रिएक्शन में, जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो जो रिएक्टेंट का मास होता है और जो प्रोडक्ट का मास होता है वो दोनों इक्वल होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। आई विल शो दिस। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर मैंने मेंशन कर देती हूँ। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास गिवन बाय द लेवोजियर, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पर CaCO3 केमिकल रिएक्शन हो रही थी इसको हीट के थ्रू, तो यहाँ पर CaCO3 क्या है, रिएक्टेंट। क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है। रिएक्टेंट एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो भी सब्सटेंसेस यहाँ पर किसी भी सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, दीज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का वेट बाय इसका वेट कितना है, मास कितना है, 100 ग्राम। रिएक्टेंट का मास 100 ग्राम, और यहाँ पर प्रोडक्ट का मास चेक करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, and the total mass of the product is 100 gram. So we can say that the mass of reactants is equal to the mass of product. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होता है और आफ्टर जो केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है उसका मास, यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों इक्वल रहता है। द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और किस मास को, और ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्लियर होता है बच्चों कि यहाँ से इस वाले आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल है। 100 ग्राम यहाँ पर देखिए और यहाँ पर भी आप 100 ग्राम देख सकते हैं। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको दिया होगा कि रिएक्टेंट का मासेस कितना कितना, भी मैं डिस्कस करूँगी, एक एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस एक्चुअली में है क्या। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, ट्राई टू सॉल्व इट। तो बच्चों अब हम इस प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरीके से इस प्रॉब्लम में हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम के ज़रिए कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्चुअली है कैसे। क्या प्रॉब्लम है हमारी, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एथेनोइक एसिड के साथ, सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड, इट मीन्स दीज आर द रिएक्टेंट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो भी केमिकल रिएक्शन की जो प्रोसीजर जिन सब्सटेंसेस के बीच में होती है, दीज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट एंड एथेनोइक एसिड आर द रिएक्टेंट, एंड क्या बन रहा है, फॉर्म सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। सो दीज आर द प्रोडक्ट। तो इस केमिकल रिएक्शन में, और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या हमें गिवन है, इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जो वेट है वो कितना है, 5.3 ग्राम। ये सोडियम कार्बोनेट का वेट है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, 5.3 ग्राम। 5.3 ग्राम किसका वेट है, ये सोडियम कार्बोनेट का। उसके बाद रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का वेट कितना है, 6 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर रिएक्टेंट का टोटल मास कितना हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का हमें गिवन है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड का यहाँ पर वेट हमें दे रखा है 6 ग्राम। अब दोनों का टोटल वेट कितना हो गया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ बच्चों, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 11.3 ग्राम। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट का टोटल मास। अब हम इधर आते हैं कि प्रोडक्ट का मास कितना होता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, अगर हम इस एग्जांपल इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे तो सोडियम एथेनोएट कितना बना, सोडियम एथेनोएट हमारा है 2.2 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोडियम एथेनोएट 2.2 ग्राम, और उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 2.2 ग्राम। तो हमने यहाँ पर लिखा 2.2, सोडियम एथेनोएट, सॉरी सोडियम एथेनोएट हमारा 8.2 बच्चों, एथेनोएट 8.2, और कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम, एंड वाटर कितना है 0.9 ग्राम। तो अब हम इसका देखते हैं कि टोटल जो वेट है, टोटल मास है हमारे प्रोडक्ट का, वो कितना होगा। इसको हम ऐड करेंगे, सोडियम एथेनोएट है ये इतना, और ये है इतना कार्बन डाइऑक्साइड, और ये 0.9 ग्राम वाटर। तो जो भी प्रोडक्ट बने उन सब का टोटल मास कितना हुआ, 8.2, 2.2, 0.9, 11.3 ग्राम। तो ये है आपका टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो भी रिएक्टेंट यूज हो रहे थे उनका टोटल मास कितना है यहाँ पर 11.3 ग्राम, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना सोडियम एथेनोएट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनका कितना पूरा मास कितना है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट कितना है 11.3 ग्राम। इट मीन्स द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अभी बच्चों हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या था वो हमने देखा। अब हम नेक्स्ट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन हम बात कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ही आपको समझ आ रहा है कि किसी भी सब्सटेंस में जो एलिमेंट होते हैं वो बाय मास एक कांस्टेंट, एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं। ए केमिकल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास। कोई भी केमिकल जो कंपाउंड है उसमें हमेशा जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सेम प्रोपोर्शन, अपने मास के सेम प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं वाटर का। वाटर में क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों में जो रेशियो होता है बाय मास, हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन होगा 8 ग्राम। तो जो ये रेशियो होता है ये फिक्स रेशियो होता है। तो H2O में जो रेशियो है, प्रपोर्शन है जो एलिमेंट्स का, वो 1:8। और अगर हम अमोनिया में देखते हैं तो अमोनिया का वेट और हाइड्रोजन का उसके अकॉर्डिंग अगर हम मास के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोजन में 14:3 की, अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा तो 3 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा। तो इस तरीके से जो केमिकल होते हैं वो ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। सेम प्रोपोर्शन में, अपने मास के सेम प्रोपोर्शन में कोई भी एलिमेंट्स कंबाइंड होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड में। इसको हम एक एग्जांपल इस तरह से प्रॉब्लम के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम दे रखी है, आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दे रखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा जो 1:8 के रेशियो में कंबाइंड होगा। टू फॉर्म द वाटर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर वाटर के कॉम्बिनेशन में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो फिक्स होता है, सेम प्रोपोर्शन में होता है 1:8 का प्रोपोर्शन। ओके बच्चों, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। तो हम इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से समझेंगे कि 1:8। तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हमें है, ग्राम हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हमारी कितनी थी, 8 ग्राम। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारी 1 ग्राम थी तो ऑक्सीजन कितनी थी, 8 ग्राम। 1:8 का रेशियो है। अब यहाँ पर अगर हमारी हाइड्रोजन है 3 ग्राम, यानी कि 3 टाइम्स, 3 गुना हो गई। तो यहाँ पर उसी रेशियो में ऑक्सीजन भी तो 3 टाइम्स हो जाएगी, 8:3। तो कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन, सिंपल 24 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगी। यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी 8 ग्राम। ओके, यहाँ पर जो प्रोपोर्शन था बाय मास, वाटर में H2O में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन होता है जो वो 1:8 होता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन ये था कि 3 ग्राम हाइड्रोजन अगर हमें है तो कितना वाटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर 3 ग्राम हाइड्रोजन, तो उसी रेशियो में 1:8 के प्रोपोर्शन में हमारी ऑक्सीजन लगेगी, यानी कि 8:3 कर दिया तो हो गया 24 ग्राम ऑक्सीजन। और यहाँ पर आप इस तरीके से इसको अप्लाई करके देख सकते हो कि 3 ग्राम और ये 24, इसका रेशियो आप देखोगे तो कितना आता है, 1:8 का रेशियो आ रहा है, 3:, यहाँ पर 3 रेशियो 24। तो यहाँ पर इसको देखो आप चेक करके 1:8 आ रहा है, यानी कि हमेशा जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 1:8 के अपने प्रोपोर्शन में, मास के प्रोपोर्शन में ही कंबाइंड होते हैं। हम ना यहाँ पर अमोनिया की बात करें तो इस तरीके से जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। सो आई होप कि अब आपको ये दोनों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अभी हमने पढ़ा कि एटम्स क्या है, एटम्स स्मॉलेस्ट किसी भी पार्टिकल, कोई भी मैटर होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी सब्सटेंस की एटम स्मॉलर यूनिट होती है। और जो एटम टर्म है, एटम जो वर्ड है वो गिवन बाय द जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी हमें दी, सबसे पहले एटम के बारे में हमें जो बताया वो डाल्टन ने ही बताया। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहती है डाल्टन की थ्योरी, कि जितने भी मैटर हैं वो सब
स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर बिकॉज एटम तो हमारा इनडिविजिबल, एटम का मतलब ही है कि इनडिविजिबल। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देयर एज मैनी काइंड्स ऑफ एटम्स आर एलिमेंट, जितने भी तरीके के हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उतने ही तरीके के हमारे यहाँ एटम्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि एलिमेंट्स किससे मिलकर बने, एटम से मिलकर बने। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। कोई भी आपको एलिमेंट्स दिया है, डिफरेंट डिफरेंट अगर एलिमेंट्स हैं तो उनके जो एटम्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, अपने मास में बाई मास डिफरेंट होंगे, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उनका रेडियस डिफरेंट होगा, यानी कि उनका शेप साइज डिफरेंट होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। सो ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। एक एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो सारे एटम्स सेम होते हैं, चाहे वो बाई मास देखें, उस एटम्स का, सारे एटम्स का मास बराबर होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बराबर होगी और उनका साइज भी बराबर होगा, आइडेंटिकल होगा किसी भी एक एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे, जो उनका मास भी डिफरेंट होगा, जिनका साइज भी डिफरेंट होगा, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस में जो एटम इन्वॉल्व होता है, किसी भी एलिमेंट्स का जो एटम इन्वॉल्व होता है वो अपने होल नंबर में इन्वॉल्व होता है किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में। एटम्स को हम और पार्ट में उसको इन्वॉल्व नहीं होता, होल नंबर 1 2 3 इस तरीके से हम और फर्दर हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो भी डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी वो किस पर बेस्ड थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर पूरी बेस्ड ये थ्योरी थी, पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट थी ये थ्योरी, क्योंकि इस थ्योरी से ही हमें पता चला कि जितना भी मैटर है, जो भी सब्सटेंसेस है, वो सब हमारे एटम से मिलकर बने। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर और सब्सटेंसेस। एटम का जो साइज है वो हम उसकी रेडियस से मेज़र करते हैं, मेंशन करते हैं, जो उस एटम की एटम बड़ा है या छोटा उससे हम मेंशन करते हैं कि एटम की रेडियस कितनी है। अब ड्रॉबैक क्या थे, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, उसके क्या ड्रॉबैक थे। डाल्टन ने हमें बताया कि जो भी एलिमेंट्स है, वो एटम है, वो डिवाइड नहीं हो सकता, फर्दर वो डिवाइड नहीं हो सकता, इनडिविजिबल होता है। ये तो थी हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पर इसका ड्रॉबैक ये था कि जो भी एटम होता है उसको अगर हम अंडर कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में उस एटम को हम और भी पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, क्योंकि हम एटम को कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में एटम को हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन 3 पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। स्पेशल कंडीशंस में किसी भी एटम को हम इन 3 पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, क्योंकि डाल्टन ने अब तक, या हमें अब तक यही पता था कि एटम्स इज द स्मॉलर यूनिट एंड एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। बट जो यहाँ ड्रॉबैक निकल कर आया, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन हैव द स्लाइटली डिफरेंट मासेस। जबकि डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है, ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। बट जो ड्रॉबैक थी कि कुछ स्लाइटली, जो भी एक सेम टाइप का एलिमेंट है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो स्लाइटली डिफरेंट होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, स्लाइटली डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सेम एलिमेंट्स। Even atoms of different elements can have the same masses. डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स का सेम मास भी हो सकता है। जबकि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मासेस, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स मास में, साइज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होंगे।
बट जो इसकी ड्रॉबैक निकल कर आई, जो बाद में ये रिसर्च हुई, बाद में जो साइंटिस्ट ने बताया कि एटम्स जो होते हैं सॉरी, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटम्स का भी सेम मास हो सकता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आइसोबार, आइसोटोप्स। तो आइसो जो बार होते हैं एटम्स विच हैव द डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है उनका सेम मास होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिंबल्स के बारे में कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब हम इनको याद कैसे रखेंगे, किस तरीके से। कोई भी होता है, हम लोग होते हैं आपस में एक दूसरे का नाम दे देते हैं, किसी भी चीज़ को हम बुक है उसका कोई नाम दे देते हैं। हम आपस में एक दूसरे को अगर नाम ना हो तो हम एक दूसरे को कैसे बुलाएंगे। तो इसी तरीके से इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए कुछ सिंबल्स दिए। तो डाल्टन ने सबसे पहले जो सिंबल्स दिए, तो डाल्टन के सिंबल हम देखते हैं कि किस तरीके से डाल्टन ने एलिमेंट्स को सिंबल दिए थे। हाइड्रोजन का उन्होंने सिंबल दिया दिस, फास्फोरस के लिए इस तरीके का सिंबल दिया, प्लेटिनम के लिए ये P जस्ट लाइक दिस, आयरन के लिए ऐसे दिया, कॉपर, लेड। पर उन्होंने जो सिंबल दिए थे इनको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इन सिंबल्स को थोड़े बहुत एलिमेंट्स होते तो हम बहुत आसानी से याद कर लेते कि भाई ऐसे ऐसे क्रॉस है, या इसमें इस तरीके का ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, इसमें डॉट है। थोड़े से एलिमेंट्स होते तो इस सिंबल को याद रखना आसान होता, पर यहाँ पर तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और इस तरीके के सिंबल्स हम याद नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो मॉडर्न सिंबल आए एलिमेंट्स के, वो एलिमेंट्स के स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर के बेस पर आए, या फिर उनके लैटिन जो नेम है वो डेरिवेशन उसके बेस पर आए, और या तो फिर फर्स्ट और सेकंड लेटर दोनों को इंक्लूड करके जो उसका नाम बना उसके बेस पर आए। तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नाम नोट करे हुए हैं। H, ये किस एलिमेंट का सिंबल है? हाइड्रोजन का। ये एलिमेंट के सिंबल बच्चों आपको याद करने होंगे, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स में भी इन्हीं सिंबल्स का यूज़ होगा, आपके केमिकल रिएक्शंस में भी। तो अगर मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट्स की रिएक्शन शो करिए, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला कैसे पता होगा जब तक कि आपको कैल्शियम का एलिमेंट का सिंबल पता नहीं होगा। सो दैट्स वाई द सिंबल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे याद रखना ही पड़ेगा। Hg मरकरी, नियॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, प्लैटिनम, कॉपर, लेड, फास्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीज। तो जितने भी एलिमेंट है बच्चे, उस एलिमेंट को हमने उसके सिंबल्स के आधार पर, हमने जो सिंबल दिए हैं, सिंबल के बेस पर हमने जो नाम दिए हैं, उसके आधार पर हमें उन्हें याद रखना है। बेरियम, बेरिलियम, कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि सारे लिखना पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टॉन, कोबाल्ट, कुछ एलिमेंट्स के मैंने यहाँ पर सिंबल आपको दिए हैं। जैसे कि जो पुराना ये डाल्टन्स का जो सिंबल्स थे, उन्होंने हाइड्रोजन को क्या दिया था? ये सिंबल दिया था। बट जो न्यू सिंबल्स, मॉडर्न सिंबल्स थे जो एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन का सिंबल है H, जो कि उसके फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मरकरी Hg, ये लैटिन डेरिवेटिव जो मरकरी का नाम है उससे डराइव हुआ है ये Hg। नियॉन, इसके फर्स्ट और सेकंड दो यहाँ पर लेटर, फर्स्ट और सेकंड दो लेटर इन्वॉल्व होते हैं इसके सिंबल में Ne। मैग्नीशियम में Mg, कैल्शियम, इसके फर्स्ट दो लेटर, पोटेशियम, ये भी लैटिन डेरिवेटिव नाम है, प्लैटिनम, कॉपर, लेड, ये भी लैटिन डेरिवेटिव नाम है, फास्फोरस फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरीन, मैग्नीज, बेरियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, क्रिप्टॉन, कोबाल्ट, यूरेनियम। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके कि आपको मोस्टली, सारे तो आप नहीं याद कर सकते हो अगर अभी, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको हमें केमिकल रिएक्शंस में आगे पढ़ना है, कम से कम उतने एलिमेंट्स का आपको सिंबल्स
और उनका आपको यहाँ पर नाम याद रखना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे को बोलते हो कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूँगी। तो ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिकुलर मास के बारे में। किसी भी एटम का जो मास होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब हम एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके आगे एटॉमिक मास क्या होता है, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास। तो अब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है। कार्बन 12 एटम, यहाँ पर हमने कार्बन 12 एटम लिया है। कार्बन के एक एटम का जो एटॉमिक मास है, कार्बन जिसमें कि कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में। जो एटम होता है, एटम के मैंने अभी आपको बताया था कि जो डाल्टन्स की थ्योरी थी, उसके बाद जो डाल्टन्स के ड्रॉबैक आए थे उसमें ये बताया था कि एटम्स जो होते हैं वो डिवाइड हो सकते हैं बट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। तो किन पार्टिकल्स में वो डिवाइड हुए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं वो जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो होता है किसी भी एटम्स का जो मास होता है। तो कार्बन 12 एटम इज दैट ऑफ एटम ऑफ कार्बन विच हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस सो दैट इट्स मास नंबर इज 12। तो कार्बन की एक एटम का जो मास था वो कितना था हमारा, 6 + 6 12। तो इसका कार्बन 12 एटम का जो मास है, एटॉमिक मास है, वो हो गया आपका 12 बिकॉज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स आर इन न्यूक्लियस। कार्बन 12 एटम हैज़ बीन असाइन्ड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या कहते हैं, U से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल होता है एटॉमिक मास यूनिट का U। कार्बन 12 एटम में, अब कार्बन में अगर हमने बताया कि कार्बन 12 एटम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट बिकॉज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। तो एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल है U। एटॉमिक मास यूनिट को एग्जैक्टली हम डिफाइन कर सकते हैं 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यो U है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। एटॉमिक मास यूनिट, how can we define it? Atomic mass unit is equal to the 1/12 part the mass of carbon 12 atom। कार्बन 12 एटम का जो मास था उसका 1/12 होता है एक 1 एटॉमिक मास यूनिट, जैसे कि हम 1U भी कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट सिंबल आपका U है, तो 1U इक्वल टू 1/12 द masses of carbon 12 atom। So you can define the atomic mass unit as the 1/12 fraction of the mass of carbon 12 atom। Atomic mass unit 1U is defined as exactly 1/12 the mass of an atom of carbon 12। तो इतना समझ में आया कि atomic mass unit क्या है, U क्या है। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके हम मास को atomic mass unit से ही कंपेयर करके देखते हैं। The atomic masses of other elements are determined by comparing the masses of their atom with the mass of carbon 12 atom। कार्बन 12 एटम का मास हम एटॉमिक मास यूनिट में लिया था, और जितने भी एटॉमिक मासेस हैं एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है उसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, कार्बन 12 एटम के साथ, या फिर हम कह सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12। तो जो एलिमेंट्स का मासेस है उसे हमने इनडायरेक्टली किसके साथ कंपेयर किया, कार्बन 12 एटम के 1/12 के साथ कंपेयर किया। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूं कि एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम का है 24U। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24U। U यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। 1U का मतलब है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और यहाँ पर है 24U, यानी कि 24 टाइम ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। मैग्नीशियम का जो वेट हो गया वो 24 टाइम ऑफ एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन 12 एटम, क्योंकि कार्बन 12 एटम का एटॉमिक मास यूनिट आपका है
तो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24U मीन्स मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 ऑफ ए कार्बन एटम, क्योंकि 1 कार्बन एटम का जो वेट होता है कार्बन 12 एटम का, वो है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1U। और मैग्नीशियम को मैंने आपको कहा 24U, तो 24U का मतलब कि 24 टाइम्स हैवियर देन द कार्बन 12 एटम। कार्बन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12U, 12 टाइम्स हैवियर देन द कार्बन 12 एटम। तो आपको एटॉमिक मास यूनिट से ही कंपेयर करना है। जितने भी एलिमेंट्स के आप एटॉमिक मासेस पढ़ोगे वो आप यू में पढ़ोगे। तो यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जिसे कि हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की क्लासेस में और अभी 9th की क्लास में भी आपने कई बार आप ये एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करोगे। आगे मोल नंबर्स वगैरह भी जब पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आगे का कॉन्सेप्ट जो आपका मॉलिकुलर फार्मूला, मोल कॉन्सेप्ट है, एवोगाड्रो नंबर है, वो सब इसी पर बेस्ड है, एटॉमिक मास यूनिट यू पर। सो आई होप कि अब आपको एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट्स या एटॉमिक मास यूनिट क्या है, या किसी भी एलिमेंट्स का हम मास किस तरीके से निकालते हैं, किस सिंबल से हम उसे डिनोट करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया एटम्स के बारे में। एटम्स को किसने बताया कि एटम स्मॉलर पार्टिकल है? जॉन डाल्टन ने बताया। और जॉन डाल्टन की हमने पूरी थ्योरी पढ़ी कि उन्होंने क्या क्या बताया कि मैटर में किस तरीके से एटम्स का प्लेस होता है, क्या क्या मैटर में एटम्स का रोल होता है। और उसके बाद डाल्टन के ड्रॉबैक्स भी हमने पढ़े, क्योंकि आगे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक्स भी निकाले, बहुत सारी कमियां थी, तो ड्रॉबैक्स भी पढ़े। और हमने यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट भी देखा। तो फाइनली हमने ये समझा कि जो एटम है वो किसी भी पार्टिकल्स की स्मॉलर यूनिट है, बट एटम को हम किसी भी इस पर्टिकुलर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में उसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। और सिमिलर एलिमेंट्स के एटम भी स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है वो मासेस में सेम हो सकते हैं, यानी कि आइसोबार जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर हम ये डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ डाउट है आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए। ओके बच्चों, सो बाय बाय बच्चों।